नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक हम लगातार पर्यावरण की क्लासेज आपको मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी लगातार मैंने कहा है कि 30 क्लासेज आपको पर्यावरण पर मैं देने वाला हूँ वर्तमान के समय में। अभी बेशक पर्यावरण की कोई भी बच्चा क्लास नहीं देख रहा है क्योंकि उसे यूपी टेट के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, वह नहीं जानता है कि हमें यूपी टेट देना है। लेकिन निशांत ज्ञान से जुड़ने वाला जो बेहतरीन तरीके से निशांत ज्ञान के साथ जुड़ा होगा वो अपने जीवन को, अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए लगातार पर्यावरण की क्लासेज को ले भी रहा होगा और नोट्स भी बना रहा होगा, क्योंकि उसका कर्तव्य केवल और केवल बीएड डीएलएड करना नहीं है। वो जान चुका है कि उसे जो है भविष्य में शिक्षक बनना है, और अगर भविष्य में शिक्षक बनना है तो निशांत ज्ञान के प्रत्येक वीडियोज को देखना अति आवश्यक है। मित्रों, आज पर्यावरण की इस 21वीं क्लास में हम आपको जो है 20वीं क्लास में, ये 20वां क्लास है, इसमें जो है हम भारत की कृषि के बारे में बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई उसके बारे में बात करेंगे और महासागर के बारे में भी कुछ पॉइंट हम इसमें देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं उसे मैंने अच्छी तरीके से इस पर लिखा है, आपको सेम इसी तरीके से नोट्स में लिख लेना है। हम इसे एक बार आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, हरित क्रांति की बात करें मित्रों, भारत में हरित क्रांति किसके लिए आई थी? खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति के बारे में कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट रिलेट किए हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 1967 के वर्ष में होती है। आगे बात करें मित्रों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों, भारत में जो है हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें मित्रों, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, बस जो चीजें, कुछ लोग कहेंगे सर डीप में पढ़ाइए, डीप ऊप में कुछ नहीं होता है, यूपी टेट में यहीं से क्वेश्चन आएगा और यही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको यूपी पीसीएस स्तर तक पढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैं लिखता हूं उत्तर प्रदेश शिक्षक प्रशिक्षण 2021 बैच टाइटल पे रहता है। तो मेरा उद्देश्य केवल और केवल यूपी टेट स्पेशल है, इस वजह से मैं वो चीजें पढ़ाता हूं जो कि यूपी टेट में बिल्कुल 100% छपेगा। सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन सा है जो हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभावित हुआ? उसमें है गेहूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हरित क्रांति के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित फसल कौन सा है, या किस फसल पर सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा। उसके बाद जो है चावल पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे पहले गेहूं पर प्रभाव पड़ता है। आगे बात करें मित्रों, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रभावित जो है पंजाब होता है, उसके बाद हरियाणा होता है, उसके बाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं होता है, मात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति से लाभान्वित होता है, क्योंकि वहां के किसान थोड़े बड़े जोत वाले थे, वहां के किसान पहले से ही संपन्न थे, इस वजह से वो जो है हरित क्रांति के सबसे ज्यादा लाभदायक उनके लिए साबित हुआ। आगे बात करें मित्रों, हरित क्रांति के बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए थी जो कि मैंने कोरिलेट करने का प्रयास किया। इतनी ही चीज़ों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद बात करें श्वेत क्रांति। जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, सफ़ेद क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, आगे बात करें मित्रों, नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीला कौन सा होता है? जल, और जल में क्या होती है? मछली। ठीक है, कोरिलेट करिए, नीला जल होता है और जल में मछली होती है, तो मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति है। आगे बात करें मित्रों, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन के संबंधित है। भूरा कौन सा होता है? आप जब पोटास उटास मारते होंगे, भूरा इस तरीके से ध्यान रखिएगा, भूरा क्या होता है? मिट्टी कैसी होती है? भूरे कलर की होती है। तो मिट्टी जब भूरे कलर की है और मिट्टी में क्या डाला जाता है? तो उर्वरक डाला जाता है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करो मित्रों, रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? रजत मतलब होता है चांदी, रजत मतलब चांदी, और जो अंडा होता है वो चांदी की तरह चमकता रहता है। तो रजत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? चांदी अंडा से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास करिए। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। अब इसे कैसे याद करेंगे? पीली क्रांति मतलब तिलहन उत्पादन। आपने अपने अगर ग्रामीण अंचल एरिया से होंगे तो आप जानते हैं सरसों जो है एक काली होती है, पीली होती है। तो मैंने तो इसी तरीके से याद किया था कि जो जितने भी तेल लगभग होते हैं वो लगभग पीले तेल हमें देखने को मिलते हैं, जो जिस तेल का हम प्रयोग करते हैं। तो पीली क्रांति मतलब पीला, सरसों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, और जितने भी खाने वाले तेल होते हैं बेसिकली उनका रंग पीला, कुछ पीला टाइप का होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। आगे बात करें मित्रों, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। मित्रों, कृष्ण का मतलब होता है काला,
कृष्ण का मतलब होता है काला। जो कृष्ण क्रांति है वो बायोडीजल से संबंधित है, अर्थात जो डीजल उजल वाला डीजल होता है, पेट्रोल होता है, वो सभी चीज़ें जो है पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ होते हैं वो काले होते हैं। ध्यान रख सकते हैं आप, बायोडीजल उत्पादन से जो है कृष्ण क्रांति संबंधित है। किसी तरीके से कोरिलेट करिएगा, हमने इस तरीके से कोरिलेट किया था इसे कि कृष्ण मतलब काला होता है और जो डीजल उजल होता है ना वो कैसा होता है, थोड़ा सा काला टाइप का होता है। तो डीजल थोड़ा सा काला टाइप, थोड़ा सा नीला टाइप का होता है, काला नीला मिक्स करके। और जो कृष्ण भगवान थे वो बिल्कुल काले नहीं थे, वो नीले कलर के थे। कृष्ण भगवान कैसे थे? नीले कलर के थे। तो नीले कलर का कौन सा है? आपका डीजल। डीजल एकदम काला नहीं होता, ना ही डीजल एकदम पानी की तरह होता है। डीजल जो है नीले कलर का होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, आगे बात करें मित्रों, लाल क्रांति। लाल तो टमाटर भी होता है, जानते हैं। लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है और लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। मांस को जब आप काटते हुए मांस को देखे होंगे तो उससे खून निकलता है, निश्चित रूप से खून मतलब लाल। लाल क्रांति मांस उत्पादन से है। लाल क्रांति, लाल आपके सामने टमाटर भी होता है, तो टमाटर भी जो है लाल क्रांति से है। आगे बात करें मित्रों, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसे मैंने ऐसे ही याद किया था, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, इसमें कोई ट्रिक फ्रिक नहीं लगाया था। बादामी क्रांति मित्रों किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। जो बादामी कलर की जितने भी मसाले होते हैं, लगभग मसाले जो है भूरे कलर के होते हैं, बादामी कलर के होते हैं। इससे ही याद रखिएगा, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करें मित्रों, सुनहरी क्रांति। मित्रों सुनहरी क्रांति कौन सी है? फल उत्पादन से। फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। कैसे आप याद करेंगे कि फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है? देखिएगा, जितने भी फल होते हैं, जब हम फलों को खाते हैं या जब हम फलों को यूज करते हैं तो हम कहते हैं यह हमारे लिए एक सुनहरा पल है कि हम फलों का सेवन कर रहे हैं। वर्तमान के समय में हर कोई फल का सेवन नहीं कर पाता है। जब आप टीचर बन जाएंगे तभी आप फल का सेवन करेंगे। वर्तमान के समय में दाल भात चोखा ही चल रहा होगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति एक सुनहरा अवसर होगा जब आप फल का जो है ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से हमने याद किया था कि सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। जब हम फल खाएंगे वो हमारे लिए सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि उस समय तक हम अपने स्थान पे सेटल हो चुके होंगे। तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, हमारे लिए सुनहरा अवसर होगा। आगे बात करें मित्रों, अमृत क्रांति। जो अमृत क्रांति होती है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इसे कैसे याद करेंगे? नदी जोड़ो परियोजना, जितनी भी नदियां जोड़ी जाती हैं, नदियों को जब एक में जोड़ दिया जाएगा तो कहा जाएगा पूरे भारत में कहीं भी सूखा नहीं रहेगा, पूरे भारत में हर तरफ जो है जल ही जल रहेगा। और अगर पूरे भारत में जल ही जल हो जाए तो निश्चित रूप से पूरे भारत में जो है जल जो है अमृत के समान है। अगर जल कभी कम पड़ जाए तो आपको लगेगा कि जल की क्या कीमत होती है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जब नदियों को जोड़ दिया जाएगा पूरे भारत में कहीं भी जल की कमी नहीं रहेगी। और जब जल की कमी नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे लिए जल जो है अमृत के समान है। तो अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से मैंने याद किया था। जैसे मैंने याद किया था वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। आगे बात करें मित्रों, इंद्रधनुषीय क्रांति। मित्रों जो इंद्रधनुषीय क्रांति है यह सभी क्रांतियों की मम्मी है ना, इसे ध्यान रखिएगा। सभी क्रांतियों के ऊपर निगरानी करने के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति की शुरुआत की जाती है। ठीक है, सभी क्रांतियों की निगरानी होती जो है इंद्रधनुषीय क्रांति की शुरुआत की जाती है। आगे बात करें मित्रों, इंद्रधनुष का मतलब यही हुआ, इंद्र के समान धनुष तान करके कोई खड़ा रहे आपके ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर निगरानी कर रहा है। इसका मतलब यही है कि सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु इंद्रधनुषीय क्रांति की शुरुआत होती है। आगे बात करें मित्रों, गोल क्रांति। जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू कैसा होता है? गोल गोल होता है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया अंडा भी गोल गोल होता है, तो अंडा जो है रजत चांदी के समान होता है। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लेकिन यहाँ पे गोल क्रांति, गोल मतलब आलू। आलू कैसा होता है? गोल होता है। ठीक। सूर्योदय क्रांति। मित्रों सूर्योदय क्रांति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास के लिए संबंधित है। आप सभी लोग जानिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, अगर आपके घर में बल्ब न रहे, बल्ब किसका काम करता है? बल्ब जो है सूर्य का काम करता है, क्योंकि हमें वो रोशनी देता है। एक तो प्राकृतिक रूप से सूर्य हमें रोशनी देता है, या तो बल्ब हमें रोशनी देता है। बल्ब कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक समान ही है बल्ब। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में विकास के लिए क्या हमने किया? सूर्योदय क्रांति की शुरुआत किया। कोरिलेट करके याद करिएगा। सेफ्रान क्रांति मित्रों किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से संबंधित है सेफ्रान क्रांति। मित्रों सेफ्रान क्रांति, सेफ्रान का मतलब ये होता है केसर, आप समझ सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा होगा। तो सेफ्रान क्रांति जो है केसर उत्पादन से संबंधित है। आपको बता दें पूरे भारत देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जो कि केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। एक वर्तमान के समय में यह जो है केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ गया है।
आगे बात करें मित्रों सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैव तकनीकी से संबंधित है। जितने भी जैव तकनीकी होते हैं, जो जैव तकनीकी होते हैं उसमें जो है सदाबहार क्रांति की शुरुआत की गई कि लगातार जो है हम जीवों की रक्षा करते रहें। हमारा भी कर्तव्य है कि हम लगातार जो है जैव तकनीकों को बढ़ाते रहें। सदाबहार मतलब कोई भी हमारे लिए ऋतु न आए कि इस समय हम जैव तकनीकी पर काम करेंगे। हम लगातार जो है सदाबहार आमरण जीवन पर्यंत हम जो है सदाबहार क्रांति करेंगे, अर्थात जैव तकनीकी पर काम करते रहेंगे, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है। आगे बात करें मित्रों हरा सोना क्रांति। हरा सोना क्रांति आप सभी लोग जानते हैं, जो या हरा सोना कहें या हरित सोना कहें, ये किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से संबंधित है। कैसे? आप सभी लोग जानते हैं हरा सोना बांस को ही कहा जाता है, तो बांस उत्पादन से संबंधित है हरा सोना। ठीक है। मूक क्रांति की बात करें मित्रों, मूक क्रांति, मूक मतलब मोठ, ऐसे ही आप ध्यान रखिए, मूक मतलब मोठ, मोटे अनाज से संबंधित है मूक क्रांति। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने क्रांतियों को जिस तरीके से मैंने याद कराया उसी तरीके से आप भी याद कर लीजिए, याद करने का प्रयास करिएगा। अगर आपने पहले से याद किया है तो अच्छी बात है, नहीं याद किया है तो हमारी तरफ से याद करिएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करें मित्रों, यहां पे मैंने दो चीजें लिखी हैं। भारत में दुग्ध क्रांति की शुरुआत, दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन साहब को जो है भारत में दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करें मित्रों वर्गीज कुरियन साहब का जो जन्म हुआ था वो 26 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर को। इसी वजह से 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने लिखा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन दुग्ध उत्पादन के या दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन साहब का जन्म हुआ था। ठीक है। आगे बात करें मित्रों, पंजाब राज्य को जो है भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। पंजाब राज्य धन धान्य से बहुत ही ज़्यादा संपन्न राज्य है ना। इसी वजह से भारत का धान्य भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक है। चलिए मित्रों बात करते हैं भारत में जो कृषि होती है, भारत में कृषि कैसे होती है। आप सभी लोग बचपन से ही लगातार पढ़ते आ रहे होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में किस तरीके से कृषि प्रधान है इसके बारे में 2 लाइन मैंने लिखा है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लिखी जाती हैं, लेकिन यह जो क्लास होती है यह मैं कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ कि इसमें आपको कम से कम दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए, तभी जा करके एक क्लास लेने का मतलब होता है, नहीं तो बुक में सारी चीज़ें दी गई होती है। ठीक है। चलिए मित्रों भारत में कृषि की बात करें तो भारत में जो कृषि है, सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ या मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ या मेरुदंड जो है किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। जो भारतीय कृषि है यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ठीक है। आगे बात करें मित्रों, भारत के कुल जो भूमि है उसके 51% भाग पर जो है कृषि होती है। 51% भाग पर कृषि होती है, और इसके 4% भाग जो है चारागाह के रूप में नामित किए गए हैं। उसके बाद बात करें मित्रों, 21% भूमि पर वन है। अगर भारत में जितने वन होते हैं इसके बारे में भी एक आध क्लास मेरी 10-15 मिनट की जाएगी, क्योंकि भारत में वनों के रिपोर्ट से भी क्वेश्चन कभी कभार मार दिया जाता है, तो भी क्वेश्चन मैं दूंगा इंपॉर्टेंट। तो भारत में ध्यान रखिएगा 21% वर्तमान में वन पाया जाता है, लेकिन जो मानक है, मानक में जो है 33% भूभाग पर वन पाया जाना चाहिए, लेकिन 21% ही वन पाया जाता है। मित्रों 24% वन भूमि जो है बंजर है, अर्थात इसे हम ग्राम समाज या बंजर जो भी आप बोल सकते हैं कहेंगे। यह 24% वही भूमि है जिसके लिए टकरार होता है, गांवों में मारपीट होती है, झगड़ा होता है, सबसे बड़ा कारण होता है यही 24% बंजर भूमि। जिनकी हैसियत, जिनकी काबिलियत ज़्यादा होती है वो बंजर भूमि को जो है कब्जा करने का प्रयास करते हैं, और इसी में जो है सब कुछ हो जाता है। आप समझ सकते हैं कितनी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि 24% बंजर भूमि के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं ना। मैं कहूँगा कि ज़मीन के लिए कभी विवाद नहीं करना चाहिए। अगर ज़मीन के लिए विवाद करते हैं तो आप समझ लीजिए धरती के सबसे मूर्ख प्राणी हैं। ज़मीन के लिए इस वजह से विवाद नहीं करना चाहिए। हमारा मानना है अगर आप अपने आप को आपके जो पारिवारिक जमीन है उसके लिए आप विवाद करते हैं तो मात्र 1 फुट 2 फुट 4 फुट आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आप उस विवाद को छोड़ करके अपने भविष्य को, अपने विकास की प्रगति को रफ्तार देंगे तो निश्चित रूप से वो जो 4 फुट 4 इंच जो जमीन है उस जमीन को आप 4 बीघा भी बना सकते हैं अपनी काबिलियत के अनुसार। तो जमीनी विवाद कभी नहीं करना चाहिए, और यह जमीन किसी की नहीं होती है। एक सैद्धांतिक बातें हैं लेकिन यह सत्य भी है ना, यही सत्य है। अगर आप जमीनी विवाद करते हैं तो उस जमीनी विवाद को छोड़ करके आप अपने विकास के रास्ते पर चलिए, निश्चित रूप से वो 4 फुट 4 बीघे में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है। जितने पूरे खानदान के पास जमीन होगी, अगर आपकी काबिलियत बढ़ जाएगी तो पूरे खानदान की जमीन जोड़ने के बाद भी आपके बराबर जमीन नहीं हो पाएगी। चलिए, तो मित्रों भारतीय कृषि के बारे में थोड़ी सी ही जानकारी आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं। जो भी जानकारी होगी मैं आगे आपको क्लासों के माध्यम से बताता रहूंगा।
मित्रों, ऋतुओं के आधार पे जो फसलों का वर्गीकरण किया जाता है, कल मैंने जब क्वेश्चन आंसर कराया तो वहां पे क्वेश्चन आया था कि कौन सी फसल रबी की फसल है, कौन सी फसल जायद की फसल है। तो मित्रों, आप सभी लोग जानिएगा, ऋतुओं के आधार पे फसलों को 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। रबी, खरीफ और जायद की फसलों में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें आपने पहले पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा। रबी की फसल क्या होती है, इसकी जो बुआई होती है रबी की फसल की अक्टूबर नवंबर में होती है। वर्तमान के समय में जिस फसल की कटाई आप करने जा रहे हैं चैत्र माह में, वह जो है रबी की फसल है। ठीक है, मैं कैसे याद कराया था, मैंने ऐसे क्या कहा था कि जिस समय रबी अर्थात सूर्य भगवान बहुत चिलचिलाते हैं, बहुत धूप करते हैं, या सूर्य की बहुत ज़्यादा रोष क्रोध आपको देखने को मिलता है, वो जिस समय आप उस समय उस फसल की कटाई करते हैं उसे रबी की फसल बोलते हैं। तो इसकी कटाई जो है मार्च और अप्रैल के महीनों में होती है। उदाहरण के लिए बात करें मित्रों, गेहूँ है, गेहूँ के साथ आप जौ जरूर बोते हैं। ठीक है, मटर गेहूँ के साथ ही बोया जाता है, चना भी गेहूँ के साथ, सरसों भी गेहूँ के साथ, आलू भी गेहूं के साथ बोया जाता है। ठीक है, इसी अभी 1-2 वीडियो निशांत ज्ञान 2.0 पे मैं ट्रैक्टर चला रहा था, उस ट्रैक्टर चलाने वाले वीडियो में जो एक छोटा सा क्लिप आपको डाला गया था निशांत ज्ञान 2.0 पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें ऐसे ही चीज़ें मैं डाल देता हूँ। तो उस समय मैं आलू के आलू के खेतों में खोदने के बाद भी कुछ आलू बच जाता है, उसी आलू को मैं निकाल रहा था। ठीक है, चलिए, तो इस समय जो चीज़ें आप कटाई करेंगे वो चीज़ें जो है रबी की फसल की कटाई करेंगे। खरीफ की बात करें मित्रों, खरीफ की जो धान के साथ जो चीज़ें होती हैं वो खरीफ की होती हैं। इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है। कुछ लोग कहेंगे भैया जुलाई में हम धान का जो है रोपण करते हैं, तो मित्रों बेशक आप जुलाई में धान का, अगस्त में आप रोपण करते होंगे, रोपाई करते होंगे धान का, किसी किसी क्षेत्र में होता है। लेकिन जो धान की फसल आप जो धान की नर्सरी लगाते हैं, जिसे हम नर्सरी ही बोलते हैं, तो धान की नर्सरी आप जून में ही डाल देते हैं। मई के लास्ट में काफ़ी लोग जो है धान की नर्सरी लगा देते हैं और उसे जो है जुलाई तक रोपित कर देते हैं। इसकी जो कटाई होती है नवंबर दिसंबर महीने में होती है। इसके लिए उदाहरण है धान है, मक्का है, तिल है, बाजरा है, कपास है, ज्वार है, ये सभी चीज़ें जो है खरीफ की फसल होती हैं। ठीक है, जायद की बात करें मित्रों, इनके बीच में जो जैसे अभी आलू खाली हो गया, आलू का खेत खाली हो गया, अभी गेहूँ का खेत फंसा हुआ है। जब आलू का खेत खाली हो गया है, इसके बीच में हम कोई एक ऐसा फसल बोले जो हम मतलब बरसात से पहले अर्थात धान वाले सीजन से पहले निकाल लें। आलू की बुआई के आलू हमने निकाल लिया, आलू के बुआई के बाद हम डायरेक्ट ऐसी कौन सी फसल उसमें लगा दें और धान की फसल के पहले हम निकाल लें, वही होती है जायद की फसल। अर्थात रबी और खरीफ के बीच की जो फसल होती है वो जायद की होती है। हम इस फसल में इसकी जो बुआई करते हैं मार्च अप्रैल महीने में कर देते हैं, जो खेत खाली है उसे हम वहीं पर डाल देते हैं। एक पिपरमेंट का नाम आपने सुना होगा, पिपरमेंट कोई फसल तो नहीं है, खाया तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ पिपरमेंट की बुआई भी जायद के रूप में ही हम करते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में अभी हम पिपरमेंट लगाएंगे, रोपित करेंगे और मई तक हम उसे निकाल लेंगे तेल। ठीक है, और इसी कटाई जो है जून जुलाई के महीने में निश्चित रूप से कर ली जाती है, क्योंकि हमें जो है धान भी बोना होता है। तो जो मक्का है मित्रों, मक्का यहाँ भी है, कुछ लोग कहेंगे मक्का यहाँ भी है, तो मक्का जो है खरीफ में भी आता है और जायद में भी आता है। आप सभी लोग मक्का तो जानते होंगे, खरीफ में भी बोया जाता है, और जो बरसात वाली जो मक्का होती है ना, बरसात वाली जो मक्का होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बोते हैं, लेकिन ये खरीफ वाली मक्का बहुत कम लोग बोते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में आ सकता है, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। मित्रों, खरबूजा जरूर आएगा, खरबूजा तो बिल्कुल बेशक जायद की फसल है। तरबूजा भी जो है जायद की फसल है। ककड़ी होता है वो भी जायद की फसल है। खीरा भी जो है जायद की फसल है। अभी वर्तमान के समय में जो है आप प्याज बो रहे होंगे, ठीक है, प्याज का फसल जो है रोपित कर रहे होंगे, तो प्याज भी जो है जायद की फसल है, क्योंकि हम जो है अभी लगाएंगे और बरसात से पहले हम उसे निकाल लेंगे, है ना। आगे बात करें मित्रों, अरवी तो आप सभी लोग खाते होंगे, अरवी का पत्ता भी टेस्ट खाते होंगे और अरवी भी खाते होंगे। ये सभी जो है अभी हम लगाते हैं और जून जुलाई के लगभग निकाल लेते हैं। तो सभी चीज़ें जो है कैसी हैं, अरवी मतलब कि जायद की फसल है ना। मित्रों, कहाँ गया गन्ना कहाँ है। गन्ना की मित्रों बात करें, मित्रों गन्ना आप ध्यान रखिएगा, जो गन्ना होता है इस गन्ने की फसल को हम अड़साली फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़साली फसल कहते हैं। या एक बार पूछा गया, इस वजह से मैं लिखा दे रहा हूं, नहीं तो ग्रामीण परिवेश जो बच्चा लेखपाल की तैयारी कर रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी चीज़ें पढ़ रहा होगा, तो जो गन्ना है वो अड़साली फसल होती है। क्यों गन्ना को अड़साली फसल के रूप में जाना जाता है? क्योंकि जो गन्ना होती है ना, गन्ना और अरहर दोनों को कह दिया जाता है। ये जो दोनों फसलें होती हैं, इन दोनों फसलों को लगभग 18 महीने तक खेत फंसे हुए रहते हैं। 15-16 महीने तो निश्चित रूप से खेत फंसे हुए रहते हैं गन्ना या
अरहर की बुआई में निश्चित रूप से होता है। इसी वजह से इसे अड़साली फसल के रूप में जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया। इस वीडियो में मैंने भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में बताया, भारत की थोड़ी सी कृषि के बारे में बताया, भारत की कृषि कैसी है, और भारत की बंजर भूमि के बारे में मैंने बात किया। और इस वीडियो में मैंने रबी, खरीफ और जायद की फसलों पर बात किया। बेसिकली मैंने निश्चित रूप से आपके लिए जो ये आप समय दे रहे होंगे, मैं आपके समय को बेशक अच्छी तरीके से इसे मैंने रियलाइज करने का प्रयास किया, आप बेहतर करने का प्रयास किया कि आपका समय जाया ना जाए। आप निशांत ज्ञान के साथ जुड़े हैं तो आप बेहतर को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहिए। यह जो क्लासेज जा रही हैं आपके भविष्य को लेकर के, लगातार आपके बेहतर भविष्य के लिए लगातार क्लासेज दी जा रही हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा, फिर से कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ये जो बंजर ज़मीन होती है ना, यहाँ से कभी क्या होता है, यहाँ से न जल होता है न मतलब कि फसल ही कोई होती है। लेकिन इस बंजर जमीन पर लोग कब्जा करके घर बनवाते हैं, इस बंजर जमीन पर लोग कब्जा करके अपने दादागिरी जमाते हैं, इस बंजर जमीन पर कब्जा करके लोग अपनी काबिलियत दिखाते हैं। ऐसा होता है, हर जगह पे होता है। इसी वजह से कहा, इस शायरी में भी कहा गया है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए। और एक बच्चे ने कहा कि वक्त के बारे में लोगों ने हमसे बताया। मैं हमेशा कहता हूं कि यही वक्त है जो आपका वक्त बदलने का काम करेगी। यही वक्त है जो आपका वक्त बदलने का काम करेगी। वर्तमान का ही वक्त आपका भविष्य का वक्त बदलेगी। और इस वक्त का कई अर्थ होता है ना। वक्त ही बलवान होता है, वक्त ही सब कुछ होता है। समय आपके फेवर में आ गया तो आप बलवान हो जाएंगे, और समय आपके विपरीत हो गया तो आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो समय की परिस्थिति और समय का मूल्य समझते हुए आप समय को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से समाप्त न करें। मैं मानता हूं कि ज़्यादातर बच्चे जो है 90% से ज़्यादा बच्चे जो है वर्तमान के समय में उंगलियां घिस करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए आपके लिए ही घातक होगा। और निश्चित रूप से आपने जो सपना देखा है उस सपने में ये बाधक साबित होगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।